आज की हमारी वर्कशीट 69, तिथि 24/12/2020, विषय सामाजिक विज्ञान और टॉपिक यूरोप में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति पर आधारित। लघु और दीर्घ प्रश्न 3 से 5 अंक वाले। 3 से 5 अंक वाले प्रश्नों को हम विस्तार से हल करेंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद पुनरावृत्ति 3 से 5 वाले प्रश्न। प्रश्न 1, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों में सामूहिक पहचान की भावना किस प्रकार पैदा की? उत्तर 1, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव उत्पन्न करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए। पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया, जिसमें एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया, जिसने पहले राष्ट्र ध्वज का स्थान ले लिया। एस्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली कर दिया गया। नई स्तुतियाँ रची गईं, शपथें ली गईं, शहीदों का गुणगान हुआ और ये सब राष्ट्र के नाम पर हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू किए गए, जिसने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया और पेरिस में फ्रेंच बोलियाँ लिखी जाती थी, इसलिए फ्रेंच को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया। प्रश्न नंबर 2, प्रशासनिक नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक कुशल व तर्कसंगत बना दिया। इसकी समीक्षा कीजिए। उत्तर, फ्रांस में नेपोलियन ने प्रजातंत्र को नष्ट किया था, परंतु प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया, जिसने पूरी व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत और कुशल बना दिया। नंबर 1, जन्म पर आधारित विषय से अधिकार समाप्त किए। दूसरा, कानून के समक्ष बराबरी। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया। प्रशासनिक विभाग जनों को उसने सरल बनाया। सामंती व्यवस्था को समाप्त किया और किसानों को भूदासता और जागीरदार शुल्कों से मुक्ति दिलाई। श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटा दिया गया। प्रश्न नंबर 3, यूरोप के राष्ट्र के विचार के निर्माण में संस्कृति ने किस प्रकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? रोमानीवाद राष्ट्रीय एकता को विकसित करने के उद्देश्य से एक यूरोपीय सांस्कृतिक आंदोलन रोमानीवाद था, जिसने साझा विरासत और एक सामान्य इतिहास की भावना पैदा की। लोकगीत, नृत्य और कविताओं के द्वारा यूरोप में राष्ट्रवाद और देशभक्ति की भावना को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया, क्योंकि लोक संस्कृति लोगों के जीवन का एक प्रमुख हिस्सा थी। पोलिश संगीतकार कोरल कुरपिंस्की ने लोक नृत्यों को राष्ट्रवादी प्रतीकों में बदलकर अपने ओपेरा और संगीत के माध्यम से पोलिश राष्ट्रवादी संघर्ष को मनाया और लोकप्रिय बनाया। भाषा संघ रूसी भाषा को हर जगह अपनाया गया और पोलिश के स्कूल से निकाल दिया गया था। दूसरों के खिलाफ 1831 के विद्रोह के बाद बड़ी संख्या में पोलिश पादरियों ने राष्ट्रीय प्रतिरोध के हथियार के रूप में भाषा का उपयोग करना शुरू कर दिया। यह चर्च की सभाओं और धार्मिक निर्देशों में पोलिश भाषा का उपयोग करके किया गया और उसी प्रचार करने से इनकार कर दिया गया था। और भी इसके कई कारण हैं, जैसे पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया ताकि रूसी अधिकारियों द्वारा साइबेरिया भेज दिया गया। अगला है, चर्च के आयोजनों और संपूर्ण धार्मिक शिक्षा में पोलिश भाषा का प्रयोग किया गया। पोलैंड के पादरी वर्ग के सदस्यों ने राष्ट्रवादी विरोध के लिए भाषा को एक हथियार बनाया। रूसी अधिकार के बाद पोलिश भाषा को स्कूलों से बलपूर्वक हटाकर रूसी भाषा को हर जगह जबरन लादा गया।
अगला प्रश्न है, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। नंबर 1, उत्तर इसका जर्मनी के एकीकरण का 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र और क्रांति के साथ अपने जुड़ाव से दूर चला गया। 19वीं शताब्दी में मध्यवर्गीय जर्मनों में राष्ट्रवाद की भावना व्यापक होने लगी। 1848 में उन्होंने एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्यों में जर्मन संघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकजुट करने का प्रयास किया। 7 वर्षों में 3 युद्ध ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के साथ पर्शिया की जीत में से समाप्त हुए और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी की। जर्मनी के मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क इस प्रक्रिया के जनक थे, जिसने प्रासा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। प्रश्न नंबर 5 है, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन करें। इस मार्ग में आने वाली मुख्य बाधाएं क्या थीं? प्रश्न उत्तर 5, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया। 1832 कावूर सार्डिनिया का प्रधानमंत्री बना, फ्रांस से संधि की, ऑस्ट्रिया को पराजित किया व 1859 में लुम्बार्डी को राज्य में मिला लिया। दूसरे चरण में मोडेना, टस्कनी, पार्मा आदि का जनमत संग्रह द्वारा सार्डिनिया में विलय कर लिया गया और तीसरे चरण में 1860 में गैरीबाल्डी द्वारा सिसिली व नेपल्स पर विजय की गई। चौथे चरण के अंदर वेनेशिया व रूम पर अधिकार किया गया और 1871 में पोप से समझौता किया गया और एक एकीकृत इटली का उदय हुआ। इटली के एकीकरण में बहुत सी बाधाएं थीं। पहला, राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। राजनीतिक बिखराव, यानी कि जर्मनी की तरह इटली में भी राजनीतिक विखंडन का एक लंबा इतिहास था। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। 19वीं सदी के मध्य में इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, जिनमें से केवल एक सार्डिनिया पिडमांट में एक इतालवी राजघराने का शासन था। उत्तरी भाग ऑस्ट्रिया हैब्सबर्ग के अधीन था। दूसरा पॉइंट, विदेशी शक्तियों का आधिपत्य था। तीसरा, पोप का शासन था। चौथा, वियना कांग्रेस और पांचवा, अनुदारवादी शासक। प्रश्न नंबर 6, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम किस प्रकार था? उत्तर, ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम था। यह किसी उथल पुथल या क्रांति का नहीं, बल्कि एक लंबी चलने वाली प्रक्रिया का नतीजा था। पहले निर्जातीय समूह की पहचान की गई, राष्ट्र की अहमियत व सत्ता में वृद्धि की गई। दूसरा, 1688 में राजतंत्र से संसद द्वारा ताकत को छीना गया। अर्थात इसका मतलब यह है, यूरोपीय देशों जैसे जर्मनी, इटली, नीदरलैंड, स्वीडन आदि को स्वतंत्रता हासिल करने या अपने देशों को एकजुट करने के लिए युद्ध छेड़ना पड़ा, परंतु ब्रिटेन ने संसदीय अधिनियमों के माध्यम से इस उद्देश्य को पूरा किया। तीसरा पॉइंट है, 1707 में यूनाइटेड किंगडम ऑफ ब्रिटेन का गठन किया गया। इसको विस्तार से मैं आपको बताता हूँ कि इस पॉइंट का मतलब है, ब्रिटिश संसद ने 1688 में विभिन्न रक्तहीन क्रांतियों के माध्यम से राजतंत्र की शक्ति को नियंत्रित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई। इंग्लैंड और स्कॉटलैंड ने एक एक्ट ऑफ यूनियन 1707 का गठन किया, जिसने यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की नींव रखी। स्कॉटलैंड पर प्रभुत्व आयरलैंड को 1801 में बलपूर्वक यूनाइटेड किंगडम में शामिल किया गया। अगला पॉइंट है, ब्रिटिश राष्ट्र का निर्माण और आंग्ल संस्कृति का दबदबा। अगला पॉइंट है, राष्ट्र के प्रति झंडा व राष्ट्रगान को बढ़ावा दिया गया और पुराने राष्ट्र सिर्फ सहयोगी रूप में रह गए। पूरा एक निचोड़ के रूप में हम कह सकते हैं, यूरोप के बाकी हिस्सों के विपरीत ब्रिटेन में राष्ट्रवाद सत्ता में लोगों के फैसले से आया था, न कि लोगों की एकजुटता या देशव्यापी आंदोलन से। प्रश्न नंबर 7, यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे। नंबर 1,
राष्ट्र राज्यों का उदय। नंबर 2, लोकतंत्र के सिद्धांतों को बढ़ावा। 3, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक समानता पर बल। राष्ट्रों में मानवीय अधिकारों की मांग। और 5वां, निर्गुण राज्य तंत्रों में क्रांतिकारी प्रतिक्रियाएं। प्रश्न 8, 1804 के नागरिक संहिता के प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। उत्तर 8, 1804 के नागरिक संहिता के निम्नलिखित प्रावधान हैं। कानून के समक्ष समानता, जन्म पर आधारित सभी सुविधाएं समाप्त की गई, प्रशासनिक विभागों का सरलीकरण किया गया, फ्रांसीसी नागरिकों को संपत्ति का अधिकार दिया गया, सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया और किसानों को भू दासता से मुक्ति दिलाई गई, शहरों में कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रण को हटाया गया, परिवहन और संचार व्यवस्था को सुधारने का परिवर्तन किया गया और मानकीकृत भार माप जैसी राष्ट्रीय मुद्रा प्रणाली अपनाई गई। प्रश्न नंबर 9, 1830 के दशक यूरोप के लिए आर्थिक मुसीबतों को लाने वाला था, तर्कों सहित कथन की व्याख्या कीजिए। उत्तर 9, पूरे यूरोप में जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि हुई, बहुत से देशों में रोजगार के से ज़्यादा बेरोजगार थे, ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या भीड़ वाले स्लम में रहने के लिए शहरों में बसने लगी, कस्बों के छोटे उत्पादकों को इंग्लैंड में बने सस्ते मशीन निर्मित आया उत्पादकों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। यूरोप के उन इलाकों में जहां अभिजात वर्ग अभी तक सत्ता का मजा उठा रहा था, किसान सामंती ऋणों और कर्तव्यों के बोझ तले संघर्ष कर रहे थे। 5वां, खाद्य कीमतों में वृद्धि या खराब फसल के सामने कस्बों और देश में व्यापक रूप से दरिद्रता को बढ़ावा दिया गया। प्रश्न नंबर 10, 19वीं शताब्दी में महिलाओं के चित्र किस प्रकार राष्ट्रवाद के रूप में परिवर्तित हो गए, उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। उत्तर 10, नारी की छवि राष्ट्र के एक रूप में निम्नलिखित रूप से अपनाई गई। नारी की छवि राष्ट्र के रूप में कलाकारों ने राष्ट्र को व्यक्ति के रूप में व्यक्त करने का उपाय निकाला। उस समय राष्ट्र को नारी भेष में प्रस्तुत किया गया। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी के रूप में चुना गया, वह जीवन में कोई खास महिला ही नहीं थी। नारी की छवि राष्ट्र के अमूर्त विचारों को ठोस रूप प्रदान करने का एक प्रयास थी। उदाहरण, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। बच्चों, ये 1 से लेकर 10 तक प्रश्नों को मैंने विस्तार से आपको समझा दिया है। अब स्रोत आधारित प्रश्न है। पहले हम अनुच्छेद को पढ़ेंगे, उसके बाद उसके प्रश्नों को देंगे। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनन 1823-92 ने 1882 में साबबान विश्वविद्यालय में एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था क्यू रेस्ट क्यू न्यू नेशंस, राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, मार्ग या क्षेत्र से बनता है। एक लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत महान पुरुषों के नाम और गौरव, यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, वर्तमान में एक समान इच्छा संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की यह सबसे जरूरी शर्त है। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी को अधिकार है तो वह निवासी ही है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी होती नहीं है। राष्ट्र का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है, बल्कि यह एक ज़रूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है, और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। तो प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? पहला प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन कौन है? तो इसका उत्तर आप यहाँ से इसमें लगा सकते हैं कि अर्नेस्ट रेनन एक फ्रांसीसी दार्शनिक हैं, पहला। दूसरा प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो राष्ट्र की मुख्य विशेषताएं हैं कि राष्ट्र एक त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु है, समान
इसका उत्तर आप यहाँ से लगा सकते हैं। दूसरे का, राष्ट्र समान भाषा, मर्म या क्षेत्र से बनता है। त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। यह एक सामाजिक पूंजी है। ये 3 पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो एक पॉइंट भी लिख सकते हैं, 1 नंबर का है, ये सामाजिक पूंजी है। स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? स्वतंत्रता के अस्तित्व के लिए राष्ट्र की क्या भूमिका है? तो आप इसको ये लिख सकते हो, जनमत संग्रह। राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। बच्चे चौथा जो है, राष्ट्र को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। आप इसको यहाँ से लिख सकते हैं, अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि राष्ट्र एक जनमत संग्रह है जिसमें व्यक्ति अपने विचारों को दे सकता है और उसे पूरी तरह की स्वतंत्रता होती है, और एक जन समूह है। राष्ट्र एक एकता है और हम उसके निवासी हैं, और अगर किसी चीज़ की सलाह दी जाए अधिकार के रूप में, तो उसे सलाह को राष्ट्र को मानने के लिए बाध्य होना चाहिए। बच्चों, वीडियो अंत करने से पहले आप सभी मेहनत से पढ़ें। 10वीं क्लास है और कोरोना काल के अंदर अपना अपने परिवार का ध्यान रखें। बाहर जाते समय मास्क का प्रयोग करें, साबुन से बार बार हाथ धोएं और मन से और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। थैंक यू।